हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से चैप्टर नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा था अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया से रिलेटेड। गांधी जी की लाइफ में इवेंट्स को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 18 को देखते हैं हम लोग और बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन की, जिसकी टाइमलाइन 1919 से लेकर 1922 तक चलती है। ठीक है। अब आपको पता है वैसे तो ये इशू अलग अलग हैं, लेकिन गांधी जी जो हैं वो इन दोनों इश्यूज को मर्ज कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट है आगे चलकर कहलाएगी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। और जितना डिटेल में यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट वगैरह के बारे में या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में गिवन है, क्योंकि ये चैप्टर डेडिकेटेडली इन दो मूवमेंट्स पर फोकस करते हुए बनाया गया है। यहाँ पर इसके प्रॉस क्या थे, कॉन्स क्या थे, गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों खींचा, चौरी चौरा का इंसिडेंट क्या था, इसके साथ रिलेटेड या जो भी चीज़ें थी, बहुत ग्रेट डिटेल में इसको कवर करा गया है। ठीक है। तो ये जो बुक है गांधी के अराइवल से लेकर जो भी इवेंट्स हैं या फिर हमने जो भी पहले देखी है, कुछ कुछ ठीक है चीज़ें, हर बुक्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट इज़ अ गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी इन ग्रेटर डिटेल्स। तो 1919 से लेकर 1922 तक ब्रिटिश रूल दो मास मूवमेंट्स के खिलाफ जो था वो खड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी ये जो मास मूवमेंट्स हैं ये कैसे भी करके सक्सेसफुल बने। तो ये जो दो मास मूवमेंट्स थी, जनता बहुत ज़्यादा जो लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में जो सड़कों पर आकर आंदोलन करने के लिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सिंबॉलिज्म के तौर पर जो दो मूवमेंट को चला रही थी, उनमें से एक थी खिलाफत मूवमेंट, दूसरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के हालांकि जो गोल्स थे वो अलग अलग थे, दे हैड वेरी डिफरेंट गोल्स, बट आगे चलकर दे जॉइंट हैंड टुगेदर टुगेदर अगेंस्ट दर कॉमन राइवल ब्रिटिशर्स। ये जो मूवमेंट थी वैसे तो जो इमर्ज हुई थी जब गोलियां लगे, तो ऑब्वियस की बात है सेपरेट इशूज को लेकर इमर्ज हुई थी, कुछ लेना देना नहीं था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो गोल था, जो इशू था, उसका खिलाफत मूवमेंट के गोल एंड इशू से। लेकिन इन्होंने दोनों मूवमेंट्स के लीडर्स ने एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन अपनाया। दोनों ही मूवमेंट्स नॉन वायलेंट नेचर की थी और दोनों ने बोला था कि हम नॉन कॉपरेशन का सहारा लेंगे। नॉन कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के साथ कॉपरेट करने के लिए छोड़ना है हमें। पहला विश्व युद्ध 1919 से लेकर जब 1918 तक जो होता है, तो वो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है इन दो मास मूवमेंट्स के लिए। पहले विश्व युद्ध का आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट था पूरी दुनिया के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया के ऊपर। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे यही चलकर आगे कॉजेस बनते हैं फॉर द इवेंट्स डेट लेड टू द मास नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरी खिलाफत मूवमेंट, दोनों आगे चलकर मिक्स होती हैं, तो उनको नाम दिया जाता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 22। सबसे पहले उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं डिटेल में। द इवेंट्स डेट लेड टू नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जैसा कि अभी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ये जो दोनों मूवमेंट्स थी इनका बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा, रॉलेट एक्ट के द्वारा, जलियांवाला बाग मैसेकर के द्वारा एंड मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि ये मूवमेंट एकदम से ही नहीं कि मतलब गांधी जी के दिमाग में कोई विचार आया कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम सब लोगों को, हिंदुस्तानियों को सड़कों पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खड़े होना चाहिए, और उन्होंने जनता को या भीड़ को उमड़ उमड़ कर सड़कों पर बुला लिया। ऐसा नहीं था। इसके पीछे जो प्रोमिनेंट कॉजेज थे ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, दूसरा
रॉलेट एक्ट और उसका इम्पैक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर जिसको कोई नहीं भूल सकता उस टाइम पर, एंड मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर इंडियंस की एसोसिएशन की तो बात करी गई लेकिन वो भी सिर्फ एक भ्रम था। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ऐसा क्यों कहा जाता है कि इट वॉज अ बैकग्राउंड फॉर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्या इंपैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ऐसा ऐसा क्या हो गया? वॉर जब तक चला तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही वॉर खत्म होता है तो अंग्रेजी हुकूमत जो होती है, हमने एक बात बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे भी करके उनके लिए कोई चुनौती पैदा करी क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट ने कोई सा भी ऐसा रवैया, कोई सा भी ऐसा रुख अपनाया क्या जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये लगे कि वो डबल सॉर्ड अटैक उनको करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लाइक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो उलझे हुए हैं और प्लस उनकी जो कॉलोनीज हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं वो एक आंदोलन कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स की कुछ कुछ एक्टिविटीज़ थी वो हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट और कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के मन में भी था ना कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर हम इनसे कोऑपरेट करें तो एटलीस्ट हमें डोमिनियन स्टेटस तो दे ही देंगे, स्वराज का सपना तो पूरा कर नहीं देंगे, हमें अपने साथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज में एसोसिएट करवाएंगे, इंडियंस को इंटरनाइजेशन करेंगे सर्विसेज की। ये सब कुछ था मन में कि नहीं था बताओ? और हमने पूरे का पूरा सहयोग दिया कि नहीं दिया अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर? 4 साल लगातार हम लोग शांत बैठे कि नहीं बैठे? बिल्कुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो एलीट पावर जो थी लाइक ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इटली एंड जापान, इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज को प्रॉमिस करा था दैट दे विल इंट्रोड्यूस एन एरा ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन कुछ नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर टर्म बन जाती है स्वराज की। वॉर के बाद मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये प्रॉमिस करा गया था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम तुम्हारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी आयोजन करेंगे और अपने हिसाब से तुम्हें देश को, अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, जिस देश के जो लोग होंगे उनके हाथों में अपने देश को चलाने की कमान जो है काफ़ी हद तक दे दी जाएगी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कई सारी पावर्स ने अपनी अपनी कॉलोनी से करी। ब्रिटेन जैसे देशों ने बोला हम जो है आपको काफ़ी हद तक जो है देश चलाने की अनुमति दे देंगे, और उनमें से इंडिया भी एक था, ब्रिटेन की कॉलोनी। तो इस तरह का जो प्रॉमिस था उसकी वजह से इन लोगों ने चालाकी क्या करी, लोगों का सपोर्ट तो पा लिया। लोगों का सपोर्ट इन द सेंस अगर हम हमारे देश की बात करें, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट चाहते और एक्सट्रीमिस्ट चाहते तो और बहुत ज़्यादा घटनाक्रम को अंजाम दे सकते थे, लेकिन फिर भी वो शांत रह के छोड़ो यार, अभी क्या भिड़ना इनसे, आज़ादी तो मिलने ही वाली है। या फिर स्वराज का सपना कंप्लीटली पार्शली पूरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा अच्छा नेचर को भी देख रहे हैं कि हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सच अ प्रॉमिस वॉज मेड टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल इन द कॉलोनीज। लेकिन जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है 1919 टू 1920 एंड इन डिफरेंट पीस सेटलमेंट्स, सारे के सारे जो ये वॉर प्रोमिस थे जो कि इन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज से करे थे, ये लोग ये भूल चुके होते हैं। ये एलिट पावर्स जो हैं इनकी बात हो रही है, और अपनी अपनी कॉलोनीज को, वहाँ के लोगों को धोखा दिया गया एक प्रकार से। इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है नफरत का माहौल जो है वो इन सारी एलिट पावर्स के खिलाफ, इनकी जो भी कॉलोनीज थी वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनका गुस्सा, उनकी नफरत इनके खिलाफ और ज़्यादा बढ़ गई। और अलग अलग कॉलोनीज़ में लाइक इंडिया, वहाँ पर नेशनल सेंटिमेंट्स जो थे वो और फिरोशियस होते चले जा रहे थे और गंभीर बनते चले जा रहे थे, जिसके चलते डी कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल्स, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स और कुल मिलाकर आज़ादी की लड़ाई जो है वो शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस पॉइंट को, राइज इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। 1917 में रशिया में क्या हुआ था?
वैसे हमें प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए यूएसएसआर में हुआ था ना, रशिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी सेपरेट तरीके से। तो 1917 में यूएसएसआर में हुआ था एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। वहाँ पर आपको पता है एक बोल्शेविक पार्टी थी। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को 10th क्लास की तमिलनाडु की बुक से, श्रेया, बोल्शेविक मेंशेविक, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी वर्कर्स की, उन्होंने जो जार का जो परिवार था, याद है आखिरी जार रूलर जार निकोलस II, उसकी रिजीम को मतलब तख्त से उठाकर फेंक दिया था, ठीक है। एंड दे फाउंडेड द सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके अंदर कितने देशों का गठन था? 15, विद लीडिंग ग्रुप, विद लीडिंग पावर रशिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। श्रेया, पूरा नाम क्या है लेनिन का? व्लादिमीर इलिच व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। कोई बात नहीं श्रेया, दिमाग पे जोर मत डालना वरना प्रिपरेशन में सिर्फ यहीं अटके रह जाओगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, दिस इवेंट इंस्पायर्ड द कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड। आपको पता ना 3 लोगों का जो सहयोग था यूएसएसआर में वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो 3 रेवोल्यूशनरी लीडर्स की वजह से इनको जार से छुटकारा मिलता है। लेनिन, स्टेलिन और बिस्मार्क, याद है? मतलब वो हालांकि जर्मनी में था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ यूएसएसआर नहीं, मतलब ये जो पूरी की पूरी अलग अलग कंट्रीज में यूनिफिकेशन उनकी जो बात चल रही थी, मैं पॉलिटिकल आइडियाज़ के अलग अलग टाइम के एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ। बिस्मार्क को याद है, मैंने एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन पेंडिंग है, मैंने हाँ कवर करा था इसको 10th क्लास में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब मैं आपको कंटेम्प्रेरी वो नहीं दिखा रहा था कि कंटेम्प्रेरी चीज़ों को, रूलर्स को जब ये कवर करता है यूपीएससी मींस के अंदर क्वेश्चन पूछता है, जैसे गांधी अंबेडकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, इस बार गांधी टैगोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लीडर्स का भी कंपैरिजन हो सकता है। जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए करा था, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स और इंडिया ऐसा यूनियन को बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था, याद है? पॉलिटिकल आइडियाज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी था। आप चाहे बिस्मार्क की बात करो, लेनिन की बात करो, स्टैलिन की बात करो और कार्ल मार्क्स की बात करो, और इंडिया में फिर आप रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स जो यंगर जनरेशन जो अभी आगे चलकर आएगी, आप चाहे इनकी बात करो। HSRA किससे इन्फ्लुएंस थी, या HRA जो जिसका प्रायर नाम था, रशियन लीडर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सी आइडियोलॉजी से वाकिफ रखते थे? अगेन रेवोल्यूशनरी वॉइस, और हिटलर की हिटलेरियन आइडियोलॉजी भी उनको पसंद थी, तभी तो वो चाहते हैं मुलाकात करने, सपोर्ट मांगते हैं कि मांगते हैं जर्मनी का। मैंने आपको बताया था ना एक चीज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि गांधी जी कभी अपने जीवन काल में हिटलर से मिले थे कि नहीं मिले थे। इंफॉर्मेशन इसके ऊपर हाँ भी कहती है और ना भी कहती है, ठीक है। तो दिस इवेंट इंस्पायर्ड द कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि अगर निहत्थे जो पीजेंट्स थे जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई टूल्स नहीं है लड़ने के लिए, इफ द अनआर्म्ड पीजेंट्स एंड द वर्कर्स कैरी आउट अ रेवोल्यूशन, then the people of the subject nations, they too could fight for their independence, provided that they are well united, organized and determined to fight for the freedom। यानी कि इन देशों में आपको क्या देखने को मिल रहा था, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो निहत्थे थे, राइट? उनके पास कोई आर्म्स नहीं है अपने देशों में, लेकिन फिर भी उन्होंने पावरफुल रूलर्स को सत्ता से उखाड़ फेंका। तो इधर से, जैसा कि मैं आपसे अभी इंस्पिरेशन की बात कर रहा था, इन सारे लीडर्स ने आपस में जो इंस्पिरेशन ली, और इंडियन लीडर्स ने जो इन सारे लीडर्स से जो इंस्पिरेशन ली, वो ये ली
कि जब ऐसी क्रांति में, ऐसा एक रेवोल्यूशन जब हो रहा है, जब लोग जो हैं निहत्थे होकर एक ऐसे प्रशासन को, ऐसे सरकार को, रूलर को, लीडर को उसकी कुर्सी से उठाकर फेंक सकते हैं जो कि इतना अत्याचारी हो, और बिना उस लेवल की आर्मी, उस लेवल के हथियार रेस करे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम अपने देश में, ये तो इनकी सरकार भी नहीं है, इनकी हुकूमत भी नहीं है, इस देश के भी नहीं है, हम इनको अपने देश से बाहर क्यों नहीं फेंक सकते? याद है भगत सिंह और सुखदेव के जो टीचर होते हैं श्रेया, जब उनको अपने चेंबर में बुलाते हैं कैंटीन के बाद, जब वो देखते हैं कि ये लड़ रहे हैं उससे, सिविल सर्वेंट जो उनका दोस्त होता है उससे, चौरी चौरा की बात पे वो बोल देता है ना कि सुखदेव हर्ट हो जाता है उससे कि चौरी चौरा में तेरे को सिपाहियों का मरना याद है, वो नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे। जलियांवाला बाग को तुम भुला दोगे क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मारे नहीं गए थे उसके अंदर। तो विद्यालंकार जो उनके प्रोफेसर होते हैं, वो बोलते हैं ना उसे कि आवाम अपने आप में इतना एक ताकतवर बल, मतलब बल होता है कि बड़ी से बड़ी सत्ता को वो उखाड़ फेंक सकता है। जैसे रूसी क्रांतिकारियों ने रूस में कर दिखाया, वैसे ही सिमिलर तरीके का एक प्रयास हिंदुस्तान में एक पार्टी कर रही है, HRA। तब भगत सिंह, सुखदेव और उनका दोस्त खड़ा होता है ना कि सर हमें भी ज्वाइन करना है। तब वो कहते हैं ना, सोच समझ के ज्वाइन करना, मैं तुम्हारी चिट्ठी रामप्रसाद बिस्मिल को भेज तो दूंगा, वो संभाल रहे हैं इस चीज़ को इंडिया में, लेकिन एक क्रांतिकारी के लिए फिर घर परिवार सुख जीवन कुछ भी नहीं होता है, राइट। और भगत सिंह इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है कि आगे चलकर वो उसकी मतलब उसका काइंड ऑफ कमान तो नहीं संभालता, बिकॉज कमांडर इन चीफ तो देखो आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, लेकिन वो उसका नाम चेंज करता है, जो भी डिसीजन जो लेता है उससे वाकिफ रखते हैं फिर सारे के सारे पार्टी के लोग। और वो मीटिंग कहाँ पर होती है, अब बता दो मेरी माँ, अब वो मीटिंग कहाँ पर होती है जहाँ पर वो HRA का नाम HSRA करता है? हाँ, दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला। ओके, तो एज अ रिजल्ट सिमिलर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सर्च इन आयरलैंड, टर्की, इजिप्ट एंड अदर अरब कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मले, ये मने पेनिनसुला के आसपास छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज की बात हो रही है। इंडोनेशिया, इंडो चाइना, फिलीपींस, चाइना एंड कोरिया। यहाँ पर सब सारी की सारी कंट्रीज में डी कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स और अपने अपने देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, नेशनल मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस, जैसे हम लोग चला रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना, अभी भूलना मत इस कहानी को, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट जो है ना, जैसे ये कह रहा है कि बैकग्राउंड क्या है इस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का, तो उसके अंदर 4 जो है वो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वॉर खत्म होने के बाद एलिट नेशन जो कि विनर्स थे, उन्होंने चीटिंग करी अपनी कॉलोनी को झूठा आश्वासन देकर। दूसरा हमने पढ़ा कि उस झूठे आश्वासन की वजह से, उस झूठे विश्वास की वजह से कि हम तुम्हें स्वराज का सपना पूरा करने देंगे, सभी कॉलोनीज के लोग जो थे उनके अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट जाग रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा हिंट हमें रशियन रेवोल्यूशन का दे रहा है और बोल रहा है कि रशियन रेवोल्यूशन जैसे इवेंट से इंडियन लीडर्स कैसे इंस्पायर्ड थे और भी कंट्रीज में डी कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल्स कैसे चल रही थी। तीसरा पॉइंट विद इन दिस ब्रॉडर हेडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तीसरा पॉइंट है इसका, इल ट्रीटमेंट ऑफ डिफीटेड पावर्स। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा जो पिनलाइज करा गया था या शर्मिंदा जिसको करा गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो कौन सी कंट्री थी? जर्मनी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस याद है, 14 पॉइंट्स, उसके अंदर एक सबसे खतरनाक पॉइंट था, सारी की सारी वॉर इंडेमनिटी जर्मनी पे करेगा और जर्मनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो और तुम ही हर जाना इसका भरोगे, सारा का सारा खामियाजा भुगतोगे, है ना। और याद है हिटलर यही करके तो भड़काकर आता है ना, याद है जब मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उसी चैप्टर में कवर करवाया था आगे चलकर, उसी बुक में 10th क्लास की तमिलनाडु में, वो यही तो बताता है ना जनता को कि देखो
डेमोक्रेसी वाली सरकार ने यही काम करा कि हमारे देश की नाक कटवा दी, इंटरनेशनल ह्यूमिलेट करा। में हम अच्छा खासा वॉर जीत रहे थे, इनके पास जज्बा नहीं था, तो मासेस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता ना। फिर याद है फिर वो अपनी उसकी नाजी पार्टी बनाना और वो उल्टा उल्टा स्वास्तिक का सिंबल बनाना, है ना, बताया था मैंने ये सारी बातें आपको। और रेड बैनर था उसकी पार्टी का, वो नाजी पार्टी, याद है, रेड कलर का फ्लैग, उस पर उल्टा स्वास्तिक बना रहता था ब्लैक एंड वाइट कलर से। तो इल ट्रीटमेंट ऑफ डिफीटेड पावर्स, द कॉलोनीज ऑफ डिफीटेड पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लाइक जर्मनी एंड टर्की, they were divided among the victorious powers। मतलब इनको बांट लिया। याद है वो जर्मनी का इलाका श्रेया राइनलैंड वैली, जहां पर कोयल बहुत ज्यादा मिलता था, वो याद है कॉलोनियल पावर्स ने रख लिया था अपने पास। ऐसे एरियाज की बात चल रही है यहां पर। ओके, द इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स टर्की विच वॉज कंसिडर्ड कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब टर्की का जो लीडर होगा वहां पर कौन होता था, एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक सिंबल, सबसे बड़ा उनका लीडर्स, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड का एक लीडर्स, पूरा का पूरा पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का लीडर्स, दिग्गज नेता, खलीफा। खलीफा इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ। खलीफा वैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खलीफा ही लिखता हूं हमेशा, कैलिफ वैलिफ मत लिखा करो, खलीफा लिखा करो, ठीक है। इसकी वजह से टर्की के ऊपर भी इंडेमनिटीज जो लगाई गई, हालांकि उसके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन पे करने वाली मनी की टर्म्स में ज्यादातर नहीं लगाई गई। ब्रिटेन ने लेकर ये बोला किस बात का लीडर होगा यहां पर, कोई खलीफा वलीफा कुछ नहीं होने वाला यहां पर। इट इज जस्ट लाइक कि कोई पावर इंडिया को बर्बाद करके ये कह दे सरदारों से कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जत्थेदार, अकाल तख्त, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे कि नहीं होंगे। हिंदुओं से कह दे कि चारों मठ जो है इनको तोड़ा जा रहा है। क्रिश्चियनों से कह दे कि वेटिकन सिटी का जो सबसे पुराना चर्च है जहां पोप बैठते हैं वो खत्म करा जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है, और पोप जैसी पोस्ट को एबॉलिश करा जा रहा है। शंकराचार्य समुदाय को खत्म करा जा रहा है। ये सारे के सारे आपको जो मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, ये धर्म या धार्मिक भावनाओं को कोर तरीके से हर्ट करने के लिए काफी है ना इतनी हरकतें करना। ऐसे ही मुसलमानों के साथ क्या हुआ, खलीफा वाला इशू, ठीक है। इन्होंने करा क्या था बेसिकली, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात। इन्होंने बोला था पोस्ट ऑफ खलीफा इज गोइंग टू बी अबॉलिश्ड, खलीफा जैसी कोई पोस्ट नहीं होगी। और यहां का जो कैलिफ था, जो खलीफा था, उसके साथ काफी ज्यादा दुर्व्यवहार भी इन्होंने करा, और टर्की के ऊपर बहुत ज्यादा इंडेमनिटीज, पीनल प्रोविजंस वगैरह लगाई। आई अगेन रिपीट, जर्मनी के ऊपर ज्यादातर पैसों वाली लगाई गई थी, टर्की के ऊपर अदर तरीके की लगाई गई थी। अगेन इट वॉज वेरी ह्यूमिलिटरी इन नेचर। लेकिन दिक्कत ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमानों को टर्की के ऊपर लगाई गई प्रोविजंस या उन सब से नहीं थी, खलीफा की पोस्ट एबॉलिश कर जाने से थी, या फिर खलीफा के साथ जो बदतमीजी करी गई। द इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स टर्की विच वॉज कंसिडर्ड कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ खलीफा बैठता था, इट डिसप्लीज मुस्लिम्स ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, जो प्राइजेस थे डेली कमोडिटीज के वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और उसके वर्स्ट सफरर थे आम आदमी, कॉमन पीपल। इंपोर्ट का जितना वॉल्यूम अभी तक होता था, इट डिक्लाइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेन, विच डिक्लाइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेन इंक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर। अब मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट एक अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देखो इंपोर्ट तो डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल आपको पता है ना, जो ये जो सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे थे उनकी तरफ ये शिफ्ट कर जा रहा था सारा का सारा सामान, है ना, और हमारा इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा ड्रेन हो रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेन ये जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट जो था विच डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट अगेन इंक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर। एज अ रिजल्ट जो इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो सफ़र करती हैं, प्रोडक्शन लेवल गिरता है, और बड़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो क्लोज होती हैं, एंड द वर्कर्स
ये बंद हो गई। और आपको ये वाली बात भी तो पता है कि जैसे कुछ कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने पैसा कमाया था वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ये डिनाई नहीं करा जा सकता, बिल्कुल डिनाई नहीं करा जा सकता, बिल्कुल। जो लेकिन वो उस जमाने के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से जो कैपिटल इंटेंसिव थी, जो लेबर इंटेंसिव थी, है ना, जो ये जानती थी कि वॉर में क्या क्या चीज़ों की डिमांड होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनना, हेलमेट बनाना, ड्रेसेस बनाना, जूते बनाना, ग्लव्स बनाना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाना, ठीक है, उनको फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अब ये इतना रॉ मटेरियल हमारे देश में मतलब मिल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा तादाद में कहाँ है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ब्रिटेन के सारे वॉर एफर्ट्स को फाइनेंस इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा ही करा गया। भाई मेजर तो वो हाई क्वालिटी का सामान तो अपनी यूरोपियन इंडस्ट्री से ही बनवा रहे थे ना, ठीक है। और आपको पता है काम धंधा, काम धंधा इन द सेंस में इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो पहले चलती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक ब्रॉडर कैटेगरी होता है, अगर हम उसको ले लें, वही हमारे देश की मेन पहचान थी। उसका धंधा पानी तो पहले चौपट इन्होंने कर दिया था। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सारा धंधा पानी बंद है। उसके बाद जो रिपरकशंस हुआ, तो आप ऐसा मान लो जैसे कोविड के टाइम पर सब लोग घर पे बैठे हुए थे और उसके बाद अब दोबारा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को चलाना है, तो कितना मुश्किल रहा होगा वो समय। तो एज अ रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड, प्रोडक्शन गिर गई, बड़ी सारी फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई, और ऑब्वियसली बात है इसके नेचुरल विक्टिम बने वर्कर्स, जिनके पास कोई काम धंधा, कोई व्यवसाय का साधन नहीं रह गया था, ठीक है। पीजेंट्री वॉज ऑल्सो अंडर द हैवी बर्डन ऑफ रेंट्स एंड टैक्सेस, जो कि जमींदार वगैरह इनसे वसूलते थे, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत भी वसूलती थी। जैसे रिसेंटली आपने वो इशू देखा था अभी प्रीवियस चैप्टर के अंदर, शेयर क्रॉपर वाला इशू, तिनकाटिया सिस्टम, याद है? 3/4 ऑफ ये जो 3/20 ऑफ द प्रोड्यूस जो देना पड़ता था इनको, है ना। और अगर आपको तिनकाटिया सिस्टम से मुक्ति पानी है, निजात पाना है, तो आपको फिर हैवी अपने जो रेंट्स हैं पुराने वाले, या जो भी आपके जो कर्जे रह गए हैं वो आपको चुकाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर मतलब उनकी हालत मतलब बहुत ख़राब थी पीजन ग्रुप की। तो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे जो देश में थी पोस्ट वॉर ईयर्स के बाद, यानी कि 1918 के बाद, इट बिकेम वेरी अलार्मिंग। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो नेशनलिस्ट जो थे, दे वर डिसइल्यूजन्ड व्हेन द ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग इन अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्वराज का सपना, सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द पीपल। दिस स्ट्रेंथन द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ द इंडियंस। ये अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये नेशनल लीडर्स कौन, देखो, जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप था वो तो वैसे ही खुश था, क्योंकि वो पूरी तरीके से चुप नहीं बैठा था, राइट से नहीं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उतनी इंटेंस नहीं कर रहे थे। देखो, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप में आपने कभी भी ये सुना कि उन्होंने किसी इंडियन को हानि पहुंचाई हो? जब वो अटैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने इस टाइम पर देखा क्या किसी हिंदुस्तानी को हानि पहुंचा रहे हैं? वो अंग्रेजों के खिलाफ है ना, लेकिन हिंदुस्तानियों का सपोर्ट करने के लिए वो थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज को शायद थाम भी रहे हैं ना, हल्का सा ठंडा कर रहे हैं ना, कि चलो यार मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि आज़ादी मिल जाएगी, और ठीक है यार, हमें भी लगता है कि अगर हम इस टाइम पर उनके साथ सहयोग करेंगे तो लास्ट टाइम टेस्ट करके देख लेते हैं इनके एटीट्यूड को। अब रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप रुकेगा क्या कभी भी? बिल्कुल नहीं। अब एक्सट्रीमिस्ट कभी मॉडरेट का साथ देगा? साथ देगा इन द सेंस कि अभी तक वो मॉडरेट के हिसाब से दोनों लखनऊ पैक्ट के बाद दोनों साथ में काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ने भी एक भी वो अपनी तरफ से रेजोल्यूशन नहीं रखा जो कि मॉडरेट्स को जो वो तंग करे। एक्सट्रीमिस्ट पूरे के पूरे शांत रह के नहीं रहे, बताओ, कुछ भी उन्होंने ऐसा करा कि जिससे दिक्कत हो। और याद है दोस्त के दिग्गज नेता तिलक एंड एनी बेसंत, सब कुछ शांत रहे ना। मॉडरेट्स तो वैसे भी वो तो भिखमंगी हैं, तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब नेशनल लीडर्स जो थे ना, अब एक्सट्रीमिस्ट वाले नहीं रुकने वाले, ना ही ये रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप जो है वो रुकने वाला है। और मॉडरेट्स को भी काफ़ी हद तक अकल आ गई थी कि जब इस टाइम पर ही अपने प्रॉमिस को नहीं रख सकते ना, अब इससे बेटर सिचुएशन या फिर इससे ज़्यादा ट्रस्ट हम इस सिचुएशन से ज़्यादा किसी और सिचुएशन में की कर नहीं सकते कि जिसमें ये इतने बड़े बड़े वादों को ऐसे ही देकर मुकर जाते हैं। इट वॉज वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स के वो अपने प्रोमिस को एक फेक नेचर देते हैं और अपना वादा कभी पूरा ही नहीं करते हैं। तो सबको बुरा लगा था इस टाइम पर। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि हम यहां पर देख रहे थे, इवेंट्स लीडिंग टू नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने देख लिया, अब रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग रहे हैं, या फिर ये लग रहा है कि लोगों ने क्या पब्लिश कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ क्या बोल दिया, अरेस्ट करा जा रहा है। यहां तक बात समझ में आती है कि प्रशासन लोगों की नेशनल एक्टिविटी से तंग है। लेकिन दिक्कत क्या थी? रॉलेट एक्ट से दिक्कत क्या थी सबको? बिना रीजन बताए अरेस्ट कर लिया जाएगा, अननोन लोकेशन पे पर्सन को क्या कहते हैं उनका ट्रायल चलेगा, और फिर पर्सन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लॉ ऑफ कोर्ट का सहारा भी नहीं ले सकता है ना, कुछ नहीं कर सकता पर्सन। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कि इनको जिस पे शक होगा, ये मन होगा अगर इनका, ये किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे और कुछ भी कर देंगे उसके बाद। और जेल तो प्रॉपर ये भी नहीं पता कि वो पर्सन हाउस अरेस्ट पे रहेगा, जेल पे रहेगा, वो इंडिया में रहेगा, पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में, राइट। रॉलेट एक्ट उस टाइम पर अगर मैं आपको बताऊं मयूर, ये रॉ की तरह बिहेव कर रहा था, आईएसआई और रॉ की तरह, सीक्रेट इंटेलिजेंस फोर्स। नेचर ही देख लो ना आप इसका, सीक्रेट लोकेशन पे लिया जा रहा है, पर्सन का बारे में पता नहीं, है ना। तो रॉलेट एक्ट, अरे वो याद है आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने 2 लीडर्स पढ़े थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ये पूरा शुरू हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह जो शुरू हुई थी, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। अरे क्या है ना, हाँ। तो अरेस्ट करके अननोन लोकेशन पर लेकर गया गया था उन्होंने, पता भी नहीं था ना कि किसी को कि कहाँ लेकर जाया जा रहा है उन्हें। तो ये काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी एक्ट था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिस पीरियड वाज द पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट इन मार्च 1919। इस एक्ट ने सरकार को एम्पावर करा था कि वो किसी को भी जेल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, विदाउट उस पर्सन की ट्रायल और कन्विक्शन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि सज़ा सुनाना, सज़ा के बेसिस पर जेल की टर्म सुनाना, जेल होगी भी कि नहीं होगी, होगी तो कितने टाइम की होगी, सब कुछ तो काम कोर्ट ऑफ लॉ का होता है। लेकिन नहीं, कोर्ट की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। और जो जजेस भी जो हैं जो सज़ा सुनाएंगे वो कोर्ट रूम के बाहर सुना रहे हैं, और पर्सन के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है कि उसको कहाँ रखा जाएगा, कहाँ लेकर जाया जाएगा। इसका बेसिक एम ये था कि इस एक्ट के बलबूते पर अंग्रेजी हुकूमत के पास, प्रशासन के पास इतनी ताकत आ गई थी कि वो किसी को भी, किसी भी नेशनल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स। वो बेगुनाही साबित करने के लिए अपने पास किसी अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। जब तक पहला विश्व चलता रहा 1914 से लेकर 1918 तक, द रिप्रेसिव मेजर्स अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज दे हैड कंटिन्यूड इन ब्रिटिश इंडिया। बड़े सारे लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको जेल हो गई थी लंबे समय के लिए। गांधी जी और इनके साथ जो जुड़े हुए जो फॉलोअर्स थे, जब उन्होंने रॉलेट एक्ट और उनकी प्रोविजन के बारे में जाना तो दे वर शॉक्ड। तो इट वॉज द सत्याग्रह सभा फाउंडेड बाय गांधी जी विच पीरियड टू डिसओबे द एक्ट फर्स्ट, कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे और देखते हैं हमारे साथ ये क्या करते हैं। मार्च और अप्रैल 1919 में हमें इस एक्ट के अगेंस्ट और गांधी जी के एक कॉल की मदद से कि सारे के सारे इंडियंस को साथ आना चाहिए, इस एक्ट के अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए। और क्योंकि ऐसे तो ये अभी नेशनल लीडर्स को उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनसे डरने की बात नहीं है, और देखते हैं हमें कितना जेल में डाल देंगे, कितने लोगों को फांसी की सजा सुना देंगे। तो इट वॉज अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर वर हड़ताल्स, स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तीसरी घटनाक्रम आप जानते हो जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड बनेगा, ये ग्राउंड बनेगा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, वो है जलियांवाला बाग मैस्केयर। इसी टाइम पीरियड पर हमें अंग्रेजी हुकूमत की नेकेड ब्रुटैलिटी देखने को मिली जलियांवाला बाग में, पंजाब में, अमृतसर में। एक ऐसा क्राउड जिसके पास कोई हथियार नहीं थे, वो निहत्था था बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि फसल जब कटती है तो पंजाबियों का एक तरीके से न्यू ईयर होता है। तो 13 अप्रैल 1919 में एट जलियांवाला बाग वो इकट्ठा हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर पॉपुलर लीडर्स, और बैसाखी भी सेलिब्रेट कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, इसने अपने ट्रूप्स को बोला कि जितनी तुम्हारे पास गोलियां हैं
10 मिनट तक ये फायरिंग करवाता रहा, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था ये सारी चीज़ें, टू ओपन फायर विदाउट वार्निंग ऑन द अनआर्म्ड क्राउड्स। और आपको पता है वहाँ एंट्री एग्जिट गेट एक ही था, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, वहाँ पर कुआं भी था, और जिसमें लोग कूद कूद के अपने जान बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसने किसी को नहीं छोड़ा। कुएं में गोली चलवाना, इधर उधर गोली चलवाना, अंधाधुंध ये फायरिंग करवाता रहा था 10 मिनट तक, जब तक सारी की सारी बंदूकों में जो गोलियां थी, जो राउंड थे, वो खत्म नहीं हो गए थे। तो इन अ पार्क फ्रॉम वेयर देयर वाज नो वे आउट, thousands were killed and wounded. This shocked the whole world. The famous poet Rabindranath Tagore, he renounced his knighthood in protest. अब हम बात करते हैं उधम सिंह के बारे में, और शाइनी ने जो हमें इन्फॉर्मेशन भेजी थी, यहाँ से आपको जनरल डायर की नेम में जो कंट्रोवर्सी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उधम सिंह, he was a Sikh teenager who was raised at खालसा ऑर्फनेज नेम्ड उधम सिंह। उन्होंने नाम रखा था इसके ऑर्फनेज ने, उधम सिंह। He saw the happening of जलियांवाला बाग मैसेकर in his own eyes, आंखों के सामने देखा था। To avenge the killings of जलियांवाला बाग मैसेकर on 30th March 1940। और ये इवेंट कब हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ठीक है। बड़ा हुआ कुछ साल के बाद प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए 30 मार्च 1940 में इसको मौका मिलता है लंदन जाकर। ही असैसिनेटेड माइकल ओ डायर इन कैक्सटन हॉल ऑफ लंदन। उधम सिंह वॉज हैंग्ड एट पेंटोन विले जेल, लंदन। अब यहां पर ये नोट देख लो, मैंने आपको बताया था जैसे अभी स्टार्टिंग में, इस चैप्टर ने 2 मूवमेंट्स के ऊपर फोकस कर रखा है, लेकिन पूरी डिटेल दे रखी है आपको। डेडिकेटेड चैप्टर अगर बना रखा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी। माइकल ओ डायर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के अंदर। आपको पता ना, गांधी जी ने जब दरख्वास्त सबसे करी थी कि हमें जो है किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं करना है, अभी हमें प्रशासन के खिलाफ जो है वो एक प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलानी है। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप ऐसा मत समझो कि यही वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। हम तो प्रीवियस चैप्टर में भी श्रेय देखते हुए आए ना, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहां पर आप प्रशासन के साथ हाँ में हाँ उसकी नाम नहीं मिला रहे हो, डर नहीं रहे हो आप उससे, तो वो आपका नॉन कॉपरेशन है, वो आपका सिविल डिसोबीडियंस है, ठीक है। तो माइकल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। जब पंजाब में गर्मा गर्मी का माहौल छा रहा था और यहाँ पर सिचुएशन पीसफुल नहीं थी, तो पंजाब की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को दे दी गई थी। ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। और मिलिट्री कमांडर जो था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मिलिट्री कमांडर जो था, ही वॉज जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो कि शाइनी ने अपनी कॉपी में जो लिखा हुआ था वो भेजा था हमें यहाँ पर, ठीक है। इसका पूरा नाम ये चीज है। उसके बाद चौथी घटनाक्रम, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, विच विल अगेन प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में मोनफोर्ट रिफॉर्म्स। तो इन रिटर्न फॉर कॉपरेशन ड्यूरिंग द वॉर, हम ये चाह रहे थे कि हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले, स्वराज मिले, डोमिनियन स्टेटस मिल जाए चाहे भले, लेकिन इंडियन पीपल वर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी इन सेल्फ रूल। लेकिन हमें मिला क्या? हमें मिला इनका अत्याचारी रवैया और धोखाधड़ी वाला एक एक्ट, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमसली नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Indian intelligentsia and national leaders, they were heavily disappointed with Montague-Chelmsford reforms, that is Government of India Act 1919. The reforms proposals failed to satisfy the rising demand of the Indians for self-government. Majority of the leaders जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज करा इस एक्ट को ये बोलते हुए कि it was disappointing and unsatisfactory. It was made clear that ब्रिटिशर्स की कोई भी इंटेंशन नहीं है इंडियंस के साथ पॉलिटिकल पावर्स को शेयर करने के लिए। आपको वो चीज़ याद है, इन्होंने वो रिजर्व लिस्ट और वो बनाती थी कि जिसमें सारी इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो तो एक अंग्रेजी बंदा ही देखेगा और इंडियंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोर मुद्दों के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर पावर डिवीजन की बात चल रही है तो सबको फिर इक्वल पावर दो, स्पेशली हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान संभालने के लिए ज़्यादा पावर दो। तो इट वॉज मेड क्लियर दैट ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन ऑफ शेयरिंग पॉलिटिकल पावर विद इंडियंस। ऑल्सो these developments prepared the ground for a popular upsurge against the British government. Khilafat issue, it gave an added advantage to get Muslim support, and the final touch was given by
गांधी लीडरशिप। खिलाफत आंदोलन के, खिलाफत मूवमेंट के दो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से होते हैं? वो दो भाई, क्या नाम होता है उनका? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द कल्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स। और अब हम खिलाफत इशू की तरफ देखते हैं। तो इसको क्या बोला गया था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आप कह लो, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। आप नॉन कॉपरेशन एक डैश डाल दिया करो, ये हाइफन का मतलब होता है लिंक, इधर से ये हाथ मिला रहे हैं, उधर से वो हाथ मिला रहे हैं। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक हाइफन लगा दिया करो बस बीच में। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।